हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग आईपीसी में सेक्शन 128 टू 171 तक कवर करेंगे। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो काफ़ी कमेंट आते हैं, पिछली वीडियो भी जो पड़ी थी उसमें भी काफ़ी कमेंट आए। पहले आप लोग अपने हिसाब से कोशिश किया कीजिए, उसके बाद कमेंट लिखा करिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखिए मेरी, तो यूं ना करके यूं करके करिए। कितनी बार मैंने आपको बताया है, आप लोग सिर्फ ऐसे देखते हो तो लगता है कि हाँ बड़ा दिखना चाहिए। ऐसे बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि बोर्ड पे हमें ज़्यादा लिखना होता है, यूं बड़ा नहीं दिखता कभी भी। आप मूवी भी देखते हो तो यूं देखते हो क्योंकि अच्छा दिखता है, तो ये क्यों नहीं देख सकते आप लोग? तो ये सब भी तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। यदि मूवी ऐसे करके देख सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ये क्यों नहीं ऐसे देख सकते हैं आप लोग? तो आप लोग प्लीज़ ऐसे करके चीज़ों को देखा करिए, तो ये बड़ा दिखेगा, साफ क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये बताना था आपको। और कमेंट तब कीजिए जब आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे नहीं साफ दिख रहा है, तब आप बताइए हाँ सर साफ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तब मैं कोशिश करूँगा और इससे बड़ा लिखने का। ठीक है, भले ही हमें 2 बार या 3 बार लिखना पड़े, मगर मैं लिखूँगा। और दूसरी चीज़, जब आप यूँ करेंगे, अपने मोबाइल का जो वीडियो क्वालिटी है उसका रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिएगा। जैसे 240p में चल रहा होगा या 360p में चल रहा होगा, तो आप प्लीज़ उसको 720p में कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपके पास डेटा की कमी है तो आप 480p में देख लीजिएगा। ठीक है, इतना प्लीज़ आप लोग करिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं दिखता है तो फिर आप कमेंट करिए कि सर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है, या जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो हम फिर से दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्या लिखा था या ये क्या चीज़ें थी। ठीक है, और मैं बोलता भी जाता हूं कि ये चीज़ें ऐसे हैं, जहां नहीं समझ में आ रहा आप पॉज करिए, पीछे जाइए या आगे जाइए, उसको देखते हुए आप वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोलता भी तो जाता हूं कि ये सेक्शन है, ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर वहां मान लीजिए क्लियर नहीं हो रहा, विजिबल नहीं हो रहा है आपको, तो वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए वहाँ पर, अपनी कॉपी पर या जो जहाँ भी आप नोट करना चाहें वहाँ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमें शुरुआत में बतानी थी आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? सेक्शन 120 तक हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोगों को 120A और 120B जो एक अध्याय में पूरे बताया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र किस चैप्टर में है? चैप्टर 5A में दिया गया है। इस चैप्टर, देखिए जिस चैप्टर का नाम हमने लिखा हुआ है वो चैप्टर आपसे पूछा जा सकता है। उस चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उस चैप्टर का नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ बताई गई है, किस चैप्टर में बताया गया है, तो आप बता सकें कि चैप्टर 5A में बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 5A में 2 सेक्शन हमसे पढ़ने होते हैं। एक सेक्शन 120A कैपिटल ए और 120B कैपिटल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो ये चैप्टर है आपराधिक षड्यंत्र पहले नहीं था। ये कब जोड़ा गया है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जोड़ा गया है 1913 को, 1913 में इस चैप्टर को जोड़ा गया है। चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र को 120A। क्या इसमें डिफिनीशन है? देखिए, हमें एक चीज नोट करिएगा कि हम लोगों को प्री पढ़ना है, तो प्री में जो डेफिनेशन क्लॉज होता है पढ़ने का, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं कि भले ही बेयर एक्ट की वो चीज़ें हो हमने लिखा हो, तो बेयर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या जो आवश्यक तत्व होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वही हमारा काम है आपको बताना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। बेयर एक्ट में तो सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, बट उसे गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, वही गाइड करने का काम मैं आपसे करता हूं।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें प्री पढ़ना है, मेंस नहीं पढ़ने आए हम अभी। मेंस जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपराधिक षड्यंत्र क्या कहा गया, जबकि दो या अधिक व्यक्ति, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दो या अधिक व्यक्ति, दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति क्या कहलाती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या कहा गया, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जहां बनते हैं अब आपके, आपराधिक षड्यंत्र में पहली चीज आपसे पूछा जाएगा कि कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो क्या आप बताएंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई क्या करें, अवैध कार्य, यहां ध्यान रखिएगा, अवैध कार्य, अथवा क्या करें, कोई ऐसा कार्य कर दें जो अवैध नहीं है, ठीक है, अवैध नहीं है बट अवैध साधनों द्वारा करते हैं या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति, ध्यान रहे यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है तब ऐसी सहमति, सिर्फ सहमति क्या होगी, आपराधिक षड्यंत्र होगी, ठीक है। क्या कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को, ठीक है, किसी अवैध कार्य को करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति क्या होगी, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, ठीक है। पहली चीज इसमें आप ये जानिएगा, सेक्शन 120A में आपराधिक षड्यंत्र की डिफिनीशन दी गई है, इसमें ये बातें कही गई हैं, इनको आप जानिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ये चीज़ बताई इसमें डिफिनीशन क्लॉज में, और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जब दुष्प्रेरण पढ़ाया था उसमें भी बताया था, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको कि दुष्प्रेरण में क्या था, जो सेकंड था आपका षड्यंत्र आपने पढ़ा था, उसमें क्या चीज़ें थी कि षड्यंत्र में उसमें यह था कि षड्यंत्र के बाद आपको कोई एक्ट करना था, कोई कार्य करना था, बट यहाँ क्या है 120A में, यहाँ सिर्फ आपकी सहमति ही पर्याप्त होगी, कार्य करना आवश्यक नहीं है, बस आपने सहमति दे दी, षड्यंत्र बना के सहमति दे दी आपने, तो उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, उतना ही आप दायी माने जाएंगे, उतने से ही, ठीक है। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी नाम के दो व्यक्ति, मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो आपस में ये सहमति करते हैं कि भाई एक सी है, हमारा फ्रेंड सी है, इसको क्या कराना है, एग्जाम में पास कराना है, ठीक है। कई सालों से वो फेल होता आया है, अब उसको एग्जाम में क्या कराना है, पास कराना है, तो वो गलत तरीका है, ठीक है। तो ऐसी सहमति क्या होगी, वो आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में आएगी, ठीक है। अब यहां चाहे वो उसको पास कराने के लिए जाएं या ना जाएं, वो अलग बात है, बट उतनी ही सहमति वो आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में आ गई। इसके लिए ए और बी किस चीज के लिए, इसके लिए दायी होंगे, 120A के अंतर्गत दायी होंगे, और दंडित कब कहां किए जाएंगे, 120B के अंतर्गत, ठीक है। दंड का प्रावधान किया गया है 120B में, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए केस लॉ है, 3 केस लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। विशंबर प्रधान वर्सेस उड़ीसा राज्य, और सेकंड है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, और लास्ट है तमिलनाडु राज्य वर्सेस नलिनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए आता है, और ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि राजीव गांधी हत्याकांड मामला किस केस को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य वर्सेस नलिनी का मामला है, इसी को कहा जाता है राजीव गांधी हत्याकांड मामला, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा, ये पकड़ने के लिए आता है आपको कि ये बताइए किस केस को कहा जाता है, तो ये आप जानते रहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आपराधिक षड्यंत्र ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति ने किसी प्रकार का षड्यंत्र किया, हाँ,
किसी प्रकार का षड्यंत्र किया जिसमें से 2 व्यक्ति को बरी कर दिया गया, तो क्या जो बचा एक व्यक्ति है, क्या उसे आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र की पहली शर्त ही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यहां तो एक ही व्यक्ति बचा है, तो दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि 3-4 लोग आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत दायी माने गए, ठीक है, अपराध करते हुए पकड़े गए किसी आपराधिक षड्यंत्र में, जैसे डकैती या किसी चीज की षड्यंत्र कर रहे थे कि यहाँ वहाँ जाना, कुछ अपराध घटित करना है, उनको पकड़ लिया गया। अब क्या किया गया, उसमें से मान लीजिए 4 लोग थे, उसमें से 3 लोग फरार हो गए, 3 लोग फरार हो गए, पकड़े नहीं गए। तो यह साबित हो चुका है कि हाँ ये चारों थे और 3 लोग फरार, तो क्या वहां पे एक लोग को क्या आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि एक व्यक्ति जो है वो तो है ही, तीनों लोग भी आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत दायी माने गए हैं, तो टोटल 4 लोग हो गए, एक तो है उसके कस्टडी में, बट 3 फरार है, तो 3 जब भी पकड़े जाएंगे तो वो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही माने जाएंगे, ठीक है। इसलिए उस एक को भी दंडित किया जा सकता है। आरोप लग चुके हैं उनके ऊपर, 3 के ऊपर, वो आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में आ चुके हैं, भले ही पकड़े ना गए हो, मगर फिर भी वो अकेले एक को भी आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतर जो अभी मैंने 2 चीजें बताई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक। चलिए, तो ये रहा 120A और 120B। 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई है और 120B में दंड का प्रावधान किया गया है। इतना आप याद रखिए। आगे चलते हैं। ये चैप्टर 5A था, 1913 में जोड़ा गया है। डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 6, चैप्टर 6। कहां से कहां तक? सेक्शन 121, 121 से लेकर 130 तक प्रावधान किया गया है इसका। इस चैप्टर का भी नाम पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए पूछा जा सकता है कि अभी ये मुद्दा चल रहा था, अभी हाल में, अभी आपने पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा, तो इससे संबंधित मुद्दे चल रहे थे, इसलिए अभी हाल फिलहाल में जो 10 जुलाई को पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम जरूर याद रखिएगा, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में किस चैप्टर में प्रावधान किया गया है, या यूं पूछा जा सकता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधान किया गया है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहला चैप्टर 6 में प्रावधान है, फिर सेक्शन 121 से 130 तक प्रावधान किया गया, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिए। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 121 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वही हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फालतू में सेक्शंस न पढ़िए आप। सेक्शन 121 क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है? 3 काम करता है। क्या 3 काम करता है? भारत सरकार के विरुद्ध क्या करेगा? युद्ध करेगा। ध्यान दीजिए, युद्ध करेगा या युद्ध करने का क्या करेगा? 2 काम करेगा। प्रयत्न कर सकता है या दुष्प्रेरण कर सकता है, ठीक है। 121 के अंतर्गत 3 काम किया जा सकता है। भारत सरकार के विरुद्ध कितने? 3 काम किए जा सकते हैं। पहला, या तो युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न कर सकता है वह व्यक्ति, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण कर सकता है। 3 काम कर सकता है। अगर ये 3 काम में से कोई भी एक काम कर दिया तो उसे कितना दंड दिया जाएगा, ये देखिए। तो इतना करेगा तो वह मृत्यु दंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 121 का। दंड कितना? मृत्यु या आजीवन कारावास
और ध्यान रहे यहाँ या नहीं है और है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है हमने दंड में? मृत्यु या। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्री निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा और मेंस भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर मृत्यु या और, ये सब ध्यान दीजिएगा दंड में। मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा यदि ये तीन में से कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये देखिए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें तीन प्रकार के कार्य आप कर रहे हैं, फिर भी आपको एक ही दंड से दंडित किया जा रहा है। ठीक है, मजे की बात ये है इसमें, इस सेक्शन में। और हमारे ख्याल से तो आईपीसी में सिर्फ यही हमें लग रहा है सेक्शन 121 ही है जिसमें तीन आप कार्य कर रहे हैं अलग अलग, फिर भी आपको दंड एक ही मिलता है। और अगर होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आईपीसी में और कहीं प्रावधान ऐसा किया गया है। यदि किया गया है तो हमें कमेंट के माध्यम से उस सेक्शन का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 121 ये रहा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, वो याद रखिएगा, गणेश डी सावरकर का मामला है। ये सेक्शन 121 से संबंधित है। यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, न दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गणेश डी सावरकर का मामला है, इसमें ये सेक्शन 121 से संबंधित है। ठीक है, पूछा जाता है कि ये मामला जो है ये किस सेक्शन से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ना है? सेक्शन 121 ए क्या बात करता है? 121 से 121 में यह कहा गया कि 121 ए में यह कहा गया कि सेक्शन 121 द्वारा दंडनीय अपराध, कौन से अपराध? ये तीन अपराध जो हमने बताया, इन तीनों अपराधों को करने का कोई षड्यंत्र करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रहे यहां पर, इससे करता हूं। हाँ, यहां क्या है? षड्यंत्र करता है। किस चीज का? जो ये बताए गए अपराध 121 में जो तीन प्रकार के अपराध हैं, उनमें से किसी का भी कोई व्यक्ति कोई भी अपराध इन तीनों में से करने का षड्यंत्र करता है। यहां 121 ए। ठीक है, ध्यान रहे जब षड्यंत्र की बात आएगी तो 121 ए होगा, ध्यान रहे। फिर क्या है? 122 में क्या बात कही जा रही है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। देखिए, पकड़ना कहाँ है आपको, की पॉइंट पकड़िए उस सेक्शन का, उसी से आपका काम चल जाए, क्योंकि ये सब आपके प्री ही रहेंगे। ठीक है, अधिकतर मेंस में बहुत रेयर केस में आते हैं, नहीं तो ये प्री के ही क्वेश्चन है और उनको उन्हीं हिसाब से हैंडल करिए। आप ज़्यादा मत घुस जाइए, नहीं तो बाकी अभी सेक्शन है जहाँ घुसने बाकी हैं आपको, वहाँ घुसिए जहाँ जरूरत है आपको। ठीक है, 122 में क्या है? भारत सरकार की विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तैयारी शब्द है। ठीक है, तैयारी। यहां क्या था? यहां 121 ए में आप षड्यंत्र करते हैं और 121 में क्या था? आप वो काम करते हैं, एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हैं या इसका प्रयत्न करते हैं या दुष्प्रेरण करते हैं। और इसी चीज का 121 ए में आप षड्यंत्र करते हैं और इसी चीज का आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं 122 में। ठीक है, तो पूछा जाए कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी किस सेक्शन में है, तो आप बताएंगे 122 में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 124 में क्या है? राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा इसमें, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। कोई यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? तो कितना है दंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, 7 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। कितना? 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए, जो मैं ये सब बता रहा हूँ ये आप अपने बेयर एक्ट में ही कर सकते हैं।
अदर्स अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि बेयर एक्ट है आपका, वहीं अंडरलाइन करिए या वहीं एक पेन ले लीजिए, उस बेयर एक्ट में ही हल्का सा लिख लीजिए आप छोटा छोटा। ये मत सोचिए कि गंदा हो जाएगा, अरे गंदा होगा तभी अच्छा लगेगा। ये ऐसी एक चीज़ है जिसको आप कितना गंदा करेंगे तभी वो निखर के आती है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो 124 में हमने क्या बताया, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करना पूछा जाए किस सेक्शन में है, तो 124 में है। दंड कितना मिलेगा, 7 वर्ष और जुर्माना, ठीक है। तो ये रहा 124A। 124A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समय मैटर भी चल रहा था इसी से संबंधित। तो 124A जो है ये क्या है, सेडिशन, राजद्रोह, न कि देशद्रोह। ध्यान रखिएगा, शब्द हमने क्या कहा, राजद्रोह, न कि देशद्रोह। आईपीसी में पूरे राजद्रोह शब्द का यूज हुआ है, देशद्रोह का नहीं, क्योंकि देशद्रोह शब्द है ही नहीं कहीं, सिर्फ राजद्रोह है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो यहां राजद्रोह शब्द है, कभी लिखने को आता है तो गलती से देशद्रोह मत लिखिएगा, राजद्रोह ही लिखिएगा, क्योंकि राजद्रोह ही हमारे आईपीसी में लिखा गया है, बेयर एक्ट में राजद्रोह ही लिखा गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले तो काम चल जाएगा, सेडिशन लिख देंगे, बट हिंदी वाले ध्यान देंगे कि यहाँ शब्दों पर ध्यान देंगे, राजद्रोह लिखेंगे, देशद्रोह बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार जैसे यदि आर्टिकल शब्द लिखा गया है, संविधान आप यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, आर्टिकल बोलेंगे, अनुच्छेद बोलेंगे, धारा नहीं बोलेंगे कि धारा बोल दें। हाँ, आर्टिकल 19 लिखने के लिए आया तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 19 अगर लिखने के लिए आया तो वहाँ लिख देंगे सेक्शन 19 ना। लॉ वाले तो कतई नहीं करें, बिल्कुल नहीं, उनको एकदम क्षमा प्रार्थी है ही नहीं वो, समझ लीजिए, माफ़ी के योग्य ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ आपको वही लिखना होगा, ठीक है। चलिए 124 से राजद्रोह की बात की गई। क्या होता है राजद्रोह, देखिए समझते हैं। राजद्रोह क्या है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रहे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित सरकार कह सकते हैं, या प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति क्या करता है, 3 काम करता है, घृणा, अवमान या अप्रीति। घृणा करता है या अवमान करता है या अप्रीति करता है, करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, या तो कर देता है, या तो कर देता है या करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके साथ क्या होगा, तब उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या कहा हमने, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पहले एक चीज याद रखिए कि ये राजद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं, 124A राजद्रोह। फिर से देखते हैं, जो कोई बोले गए, लिखे गए, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी माध्यम से आप अभिव्यक्त करते हैं, कोई भी वो माध्यम हो सकता है, माध्यम क्या, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, संकेत के माध्यम से या दृश्य रूपण के द्वारा, किसी भी माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति 3 चीजें करते हैं, घृणा करते हैं या अवमान करते हैं या करते हैं अप्रीति, करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो कितना दंड दिया जाए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास। ध्यान रहे, दंड पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आने वाले 10 जुलाई में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दंड। तो दंड क्या मिलेगा आपको राजद्रोह के लिए, जुर्माने सहित या रहित, मतलब जुर्माना सहित आपको दिया जा सकता है या बिना जुर्माने के, आजीवन कारावास। ध्यान रहे, यहाँ आजीवन कारावास है, यहाँ क्या है, आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। अब देखिए इसमें पकड़ने वाली बात, जहां एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा, यहां क्या है, यहां 124A में दंड क्या बताया गया, दंड यहां आज अधिकतम क्या है, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड नहीं कहा, मृत्यु दंड नहीं कहा, क्या कहा,
आजीवन कारावास की बात कहा। 121 में क्या है? मृत्युदंड, मृत्यु और या आजीवन कारावास है। मृत्यु की बात कही जाए या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? सेक्शन 121। यहाँ क्या है? 124A में सिर्फ आजीवन कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास है, मृत्यु की बात नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो 124A में मृत्यु की बात नहीं है, आजीवन कारावास की बात है, दंड के रूप में अधिकतम, ठीक है। तो ये इतनी चीजें थी, ये डेफिनेशन था, इसका दंड था, ये चीजें हमने बताई। अब देखिए जो 124A है ये भी शुरू से नहीं था, यह कब जुड़ा है? 1870 में ये जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1870 में 124A को जोड़ा गया है। आपराधिक षड्यंत्र कब जुड़ा? अध्याय 5A, चैप्टर 5A जो जुड़ा कब है? 1913 में जुड़ा। 124A कब जुड़ा? ये 1870 में जुड़ा है, ठीक है। 1870 में और कहाँ जुड़ा? हमने बताया है आपको, पढ़ा रखा है, पढ़ चुके हैं आप, बताइए कमेंट के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि 1870 में और क्या चीज जुड़ी, हमने बता रखी है आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है, ठीक है। और इसी से पता चलेगा कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके ऊपर है, होमवर्क है ये मेरा। आप बताएंगे मुझे कमेंट के माध्यम से कि 1870 में और कहाँ क्या चीज जुड़ी है, मैंने बताया है। चलिए, तो ये हुआ राजद्रोह के विषय में। अब देखिए कुछ केस लॉ है। देखिए केस लॉ बताने से पहले देखिए एक क्वेश्चन और बनता है राजद्रोह से कि ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अपराध है जो शरीर और संपत्ति के विरुद्ध नहीं है। तो कौन सा है? 124 ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऐसा अपराध है जो शरीर व संपत्ति के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। चलिए केस लॉ ध्यान दीजिए, इसमें यह कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, लीडिंग केस है 124 पर, केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य का मामला है। क्या इसमें कहा गया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी क्या है, राजद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। केवल आलोचना आप कर दें या सरकार पर कोई टिप्पणी कर दें तो यही खाली आप कर देते हैं तो यह राजद्रोह के लिए पर्याप्त नहीं है। किसमें कहा गया? केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया ये, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरी केस आती है निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर। ये पूछी जाती है कि किस सेक्शन से संबंधित है, निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर। तो ये दोनों केस आप जानते रहिए 124A से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है, ठीक। तो ये आपका 124A पूरा कवर किया हमने। अब आइए सेक्शन 126 क्या बात करता है कि भारत सरकार से, ये सरकार है, स के बाद जो बिंदी हमने लगाया गोला किया, भारत सरकार से मैत्री मतलब फ्रेंडशिप वाला, फ्रेंडशिप मैत्री या शांति का संबंध रखने वाले किसी राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत सरकार जो है किसी ऐसे राज्य से जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध है या शांति व्यवस्था कायम रखी जा रही है उससे संबंध किसी प्रकार का रख रहा है, तो ऐसे में किसी राज्य क्षेत्र में आप लूटपाट करते हैं या लूटपाट करने की तैयारी करते हैं तो उसे दंडनीय बनाया गया है, ठीक है, सेक्शन 126 में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ ये क्या कहा, तैयारी। भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाले किसी राज्य क्षेत्र में यदि आप किसी प्रकार का लूट करते हैं या लूट करने की तैयारी करते हैं, अर्थात कि लूट करने की तैयारी जो है एक तरीके से भारत सरकार के विरुद्ध आप कर रहे हैं, तैयारी जो है वो दंडनीय कहाँ बनाई गई है? 126 में बताई गई है। अब देखिए एक तैयारी आपकी यहाँ थी, ये ऐसे करते हैं याद रहेगा आपको, एक तैयारी ये रही, ठीक 122, एक तैयारी आपकी ये रही 126, यहाँ से यहाँ तक
आपके 2 तैयारी मिल गए। पूछा जाता है कि तैयारी से संबंधित कौन कौन से सेक्शन हैं जहां तैयारी को ही दंडनीय बनाया गया है, तो 2 सेक्शन आपके यही मिल गए। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डकैती की तैयारी है, और भी तैयारियाँ जो जो आएंगी उनको हम पढ़ते जाएंगे। आपके लिए सहूलियत ये होता कि आप A4 का पेज एक उठाते और A4 को 20 से ही मोड़ लेते और उसको फाड़ लेते और वहीं पे आप बना लेते कि तैयारी दंडनीय है नंबर 1, ऐसे लिखते कि यह इस सेक्शन फला सेक्शन में तैयारी दंडनीय है, कितना दंड दिया जाएगा उसके नीचे आप लिखते, फिर सेकंड तैयारी, फिर दंड, फिर थर्ड, ऐसे करके आप लिखते तो आपका वही आप एक सेक्शन एक ऐसे ही तैयार हो जाता सिर्फ तैयारी से। और फायदा इसका ये होता कि प्री में तो फायदा होता ही होता और मेंस में यह फायदा होता जब कभी आपको लिखने के लिए आ जाता आपराधिक प्रयत्न या तैयारी या 500 सेक्शन 511 या कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप तैयारी सड़सठ पूरा लिख जाते। ठीक है, एक पूरा नदी बहा देते तैयारी पे। एग्जामिनर भी खुश हो जाता, हाँ लड़के ने पढ़ा है, आईपीसी वाकई में पढ़ा है, तो एक प्रभाव पड़ता है आपका कि हाँ तैयारी ये ऐसे सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है पढ़ने का, तो कोशिश करिए हो जाएगा। चलिए, तो सेक्शन 122 और 126 में तैयारी बताई गई। तो देखिए ये हमारा जो सेक्शन था 121 से 130 तक कवर हुआ, आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा इधर, ये इतने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन पढ़ने नहीं बैठ जाइएगा, अगर आता भी है तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, सब मत पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का। और अगर आता भी है तो वो आप ही अकेले नहीं हैं, सभी लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे परेशान मत होइए। यहाँ गड़बड़ नहीं होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, यहाँ गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 121 से 130 तक ये आपके राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पढ़ा हमने भारत सरकार के विरुद्ध क्या करना, युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। ठीक है, करते हैं तो कितना दंड मिलेगा, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 121 ए में कहा गया इसी सब चीजों का आप षड्यंत्र करते हैं। ए में 22 में कहा गया 122 में कि आप इसी चीज का तैयारी करते हैं। 124 में कहा राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर आप क्या करते हैं, हमला कर दे रहे हैं, तो कितना दंड, 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 124 में क्या गया, राजद्रोह सेडिशन की बात की गई, 1870 में जोड़ा गया। यह डिफिनेशन हमने बताया, दंड का प्रावधान हमने बताया, मृत्यु दंड यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कहा गया जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, ध्यान रहे। ये आपके 21 लॉ बताया। और एक चीज ये छूट गई थी, इसको मैं बता दूं कि 124 ए जो है आपका राजद्रोह है, ये संज्ञेय है और अजमानती है। ठीक है, संज्ञेय मतलब सीआरपीसी चले जाइए, संज्ञेय मतलब ये होता है कि बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और अजमानती मतलब जमानत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा है ये। फिर हमने 126 में बताया कि भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाले किसी राज्य क्षेत्र में लूटपाट करते हैं या करने की तैयारी आप करते हैं, तब यहाँ दंडनीय बनाया गया 126 में। नेक्स्ट, बलवा और दंगा पढ़ते हैं। अब ये देखिए चैप्टर अलग होंगे। ठीक है, चैप्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, नाम ले लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ऐसे। अब हम लोग फुटकर टाइप जैसे नहीं होते, उस हिसाब से पढ़ते हैं कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जब लेने रहेगा नाम मैं बताऊंगा आपको। चलिए, बलवा और दंगा के विषय में देखते हैं। बलवा क्या है, रॉयट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। क्या है बलवा? बलवा में देखिए, ध्यान दीजिए डेफिनेशन में कि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उस जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब हम कहते हैं कि बलवा हुआ। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यह ध्यान दीजिए। विधि विरुद्ध जमाव, क्या कहा, विधि विरुद्ध जमाव कहां का पढ़ा आपने, सेक्शन 141। ठीक है, कहां बताया गया विधि विरुद्ध जमाव, सेक्शन 141 विधि विरुद्ध जमाव।
के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में। ध्यान दीजिए, यही से तोड़िए, यही डेफिनेशन होती है, इसी को आपको तोड़ना होता है। सामान्य उद्देश्य, विधि विरुद्ध जमाव रहेगा तो वहां सामान्य उद्देश्य रहेगा। तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा आप क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। या तो आप बल का प्रयोग करते हैं या तो आप हिंसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब आपको कहा जाएगा आपने बलवा किया है। ठीक, ये बात आप कही गई यहां पर। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव कहाँ है, सेक्शन 141 में। वहां 3 सेक्शन एक साथ है। जब हमने 34 और 149 पढ़ाया था उसी समय हमने ये भी बता दिया था 141, 142, 143 साथ में। तो वो सेक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, 34 और 149। 141 में क्या था, एक बार मैं फिर से बता दूं, विधि विरुद्ध जमाव है। 141 में विधि विरुद्ध जमाव किसे कहेंगे, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव। सिंपल वे में आप समझिए, ठीक है। और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना 142 में है और इसके लिए दंड का प्रावधान 143 में है। कितना दंड मिलेगा, 6 माह या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा। तो आप क्या करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं। उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में फिर आप क्या कर रहे हैं, उस जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा आप दो काम करते हैं, बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। अर्थात कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में उस जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा क्या होना चाहिए, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मामला था कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, और जैसे नहीं तो बकरीद में भाई चीज़ें बकरे कटते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने गाय, उनकी खुद की गाय थी, तो उन्होंने रखा था कि भाई बकरीद में चढ़ाव पे कटे उठेगा, इसलिए रखा था। तो हिंदू लोगों ने कहा कि भाई हमारे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है ये, तो वो जबरदस्ती गए और उनको बलपूर्वक गाय को लेके चले आए। हालांकि गाय उनकी थी, जो गए थे लेने उनकी नहीं थी, उनका सिर्फ ये उद्देश्य था कि बस गाय की जान बचाना था, उद्देश्य उनका बस ये था। फिर भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जो लोग गाय को बचाने गए थे उनको बलवा के लिए दायी माना गया था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें थी 146 में। जब कोई व्यक्ति बलवा कारित करता है तो कितना दंड मिलेगा, सेक्शन 147 के तहत 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दंड। दंड में जहां बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िएगा। हर जगह मैं दंड नहीं बता रहा हूं, दंड वही बता रहा हूं जहां पर वो इंपॉर्टेंट है, जहां डिमांड है सेक्शन की। ठीक है, जहां आपके एग्जाम की डिमांड है वहां दंड मैं बता रहा हूं, तो यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं दंगा, एफ्रेंट। क्या होता है दंगा, इसके विषय में देखते हैं। बलवा हो गया, दंगा। दंगा में देखिए कहा जा रहा है 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या अधिक व्यक्तियों का किसी लोक स्थान में, चीजों को पकड़िए, ठीक है, लोक स्थान में लड़ना या लड़ते हैं, जिससे क्या हो जाती है, लोक शांति में विघ्न, लोक शांति में क्या पड़ती है, विघ्न उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि वो दंगा कारित करते हैं। फिर से समझिए, 2 या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पे या सार्वजनिक स्थान पे क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं आपस में, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि लोक शांति में विघ्न पैदा हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने दंगा कारित कर दिया है। ठीक है, इसी को हम दंगा करते हैं। दंड का क्या प्रावधान है, सेक्शन 160 में बताया गया, 159 में दंगा है और 160 में
ये दंड बताया गया कितना, 1 माह या जुर्माना जो 100 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अर्थात 1 माह का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बलवा और दंगा रहा। थोड़ा सा अंतर क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अंतर ये है कि बलवा और दंगे में ये चीज़ अंतर है कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ विधि विरुद्ध जमाव होता है बलवे में, जबकि दंगे में विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता। बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव तभी घटित होता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसलिए जब विधि विरुद्ध जमाव शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 है। जब भी विधि विरुद्ध आप देख लें शब्द, तो यहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए बलवा में, जबकि दंगा में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, बलवा किसी भी स्थान पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक स्थान हो या लोक स्थान हो या प्राइवेट स्थान हो, कहीं भी हो सकता है। जबकि दंगा क्या है, दंगा आपका सार्वजनिक स्थान पे ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि जो दंड का प्रावधान है वो ज़्यादा है, दंड दिया जाता है कितना, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है सेक्शन 147 के अधीन। वहीं दंगा में क्या है कि 1 माह या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है सेक्शन 160 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बेसिक से अंतर है जो बलवा और दंगे में है। पूछा जाता है आपसे प्री में, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 153A क्या बात कही गई, सिर्फ इसमें 2-3 शब्द हैं जो पकड़ने हैं आपको। 153A में कहा गया धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा। ठीक है, तो ये 2-2 स्थान पकड़ लीजिए और यहाँ पे धर्म, मूल वंश, भाषा पकड़ लीजिए आप। तो ये सब जब दिख जाए तो आप समझ लीजिए 153A की बात हो रही है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें खाली पकड़ लीजिए आप, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, बस इतना चीज़ें ये समझ लिए। 153A 153AA ये इंपॉर्टेंट है आपका। 153AA ये क्या कहता है, धार्मिक जुलूस में हथियार लेकर चलने का। ठीक है, हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है 153AA में। कब जोड़ा गया ये, तो ये 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 2005 द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए ये 2 सेक्शन हो गए, 153A 153AA। 2005 याद रहे, ये पूछा जाता है आपसे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 सेक्शन एक साथ, 154, 155, 156 ये क्या कहलाते हैं, ये प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के आधारित है। जब आपसे पूछा जाए कि प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर कौन सा सेक्शन है, तो आप बताएंगे आईपीसी में 154, 155, 156 ये पूछा जाता है आपसे। तो ये जो प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सबसे पहले सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर वर्सेस हिंगिस का केस था, उसमें यह प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, केस इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं 166A, इसे 2013 द्वारा जोड़ा गया। 166A और 166B इन दोनों सेक्शंस को 2013 द्वारा जोड़ा गया है। सन याद रहे आपको। 166A में क्या बात कही गई कि लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है, अर्थात कि कोई लोक सेवक है और विधि लॉ के द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है, कोई चीज़ें कही गई हैं करने के लिए, आप वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, पीछे हट जाते हैं, वो बात कही 166A में अवज्ञा कर देते हैं। 166B में क्या कहा जा रहा है कि लोक या प्राइवेट अस्पताल द्वारा, ध्यान रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लोक या प्राइवेट अस्पताल द्वारा सीआरपीसी की धारा, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे फिर से एक बार पेज पलटिएगा और देखिएगा सीआरपीसी की धारा 357C देखिएगा, 357C क्या कह रहा है। तो 357C के अंतर्गत पीड़ित का उपचार न करने पर यहाँ दंड का प्रावधान किया गया है। पीड़ित में कौन से पीड़ित आएंगे, पीड़ित में जो रेप विक्टिम के मामले आते हैं उनकी बात कही जा रही है, उनसे संबंधित कोई महिला आ रही है और कोई भी हॉस्पिटल वाला लोक या प्राइवेट मतलब
पब्लिक या प्राइवेट आपका कोई भी हॉस्पिटल होगा वो मना नहीं कर सकता। यदि मना करता है तो इस सेक्शन के अधीन उसको दंडित किया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा? तो 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दंड याद रहे, इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेक्शन यहां जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब आप ऊपर देखिए, सेक्शन 170 क्या कहा गया? लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण समझते हैं? प्रतिरूपण वो होता है कि जैसे ही वस्तु है उसकी जगह कोई और वस्तु आ जाए। हम हैं, हमारे जगह कोई और पढ़ाने लगे हमारी तरह, ठीक है, वो प्रतिरूपण है। तो लोक सेवक का प्रतिरूपण, ठीक है, 170 में बताया गया है। ये सेक्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है लोक सेवक का प्रतिरूपण किस सेक्शन में बताया गया, तो 170 में बताया गया, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें थी जो हमने 120A से 171 तक पूरा कवर किया है, ठीक है। यदि वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। गर्मी बहुत है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, और आप भी प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो होगी वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह रोटेट मोड में आप देखा करिए जैसे आप मूवी देखते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ जो बड़े बोर्ड पे लिखा गया है, बड़ी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो बड़ी स्क्रीन का मज़ा ऐसे नहीं आता बल्कि ऐसे आता है, ठीक। इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।